Hello everybody, Success Academy official channels again welcomes to all of you। चलिए जहाँ तक पिछले क्लास की चर्चा किया जाए तो पिछले क्लास में आपको मैंने वॉइस, ओके, व्हाट इज वॉइस, डेफिनेशन ऑफ वॉइस और वॉइस का जो पहला पार्ट था एक्टिव वॉइस, इसका आपका एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि वॉइस में आपको बताया गया था कि व्हेन ए पर्सन डू एनीथिंग इनटू टू वेज इज नोन एज वॉइस, यानी अगर किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा एक काम को दो अलग अलग तरीकों से किया जाए तो क्या कहलाता है, वॉइस। फिर आगे बताया था मैंने आपको टाइप्स ऑफ वॉइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। नंबर 1 एक्टिव वॉइस, जिसकी चर्चा मैं पिछले क्लास में कर चुका हूं। अब आज के क्लास में आपको पढ़ना है यहाँ पर से व्हाट इज पैसिव वॉइस, और इसके बाद आगे क्या पढ़ना है जरा मैं इसको आपको शॉर्ट समरी में समझा देता हूं। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं से शुरू किया जाए। तो आज देखें आपका जो वॉइस का है वो लेक्चर 2 होने वाला है। तो वॉइस के लेक्चर 2 में आपको क्या क्या चीज पढ़ाया जाएगा, एक जरा एक कंटेंट पहले एक शॉर्ट नज़र में देख लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं आज के टॉपिक में, तो आज के टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा पीवी, इट मीन्स की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है, इसे कैसे समझना होता है, इसका डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल्स क्या है, ये हुआ आपका पहला टॉपिक। टॉपिक नंबर 2 जो दिया गया है कि हाउ टू चेंज ए भी टू पी भी, इट मीन्स कि इफ द गिवन क्वेश्चन इज इन द एक्टिव फॉर्म देन व्हाई कैन या हाउ कैन वी चेंज इनटू पी भी। नंबर 3 दिया गया है कि कैसे कोई सब्जेक्ट जब ए भी में होता है तो उसे पी भी में पलटा जाता है। इट मीन्स कि अगर ए भी में दिया गया सब्जेक्ट हो तो वो पी भी के ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज होता है। तो चलिए आज को आपको मेन 3 मुद्दों पर हमको डिस्कस करना है, जिसमें से द सेकेंड टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज I am going to teach you about how to change AB to PV, and how to change AB to PV is the most important topic for this chapter. If you understand it clearly, then you can solve any question easily. So I will try to the best. तो आज के वीडियो के साथ आप लोग बने रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें और कैसे किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज करना होता है इसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, एक आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा ताकि आप हर क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में आराम से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए आज से आपका जो टॉपिक है वो शुरू होता है पीवी। तो आज का लेक्चर आपका शुरू होता है यहाँ से नंबर 2 से। ध्यान दें, आपको पिछले क्लास में एक्टिव वॉइस यानी शॉर्ट में A.V. लिख सकते हैं, A फॉर एक्टिव, V फॉर वॉइस, इसकी जानकारी मैं दे चुका था। अब आइए आपका नंबर 2, यहां देखें नंबर 2 जो दिया गया है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। आपको मैंने बताया था कि एज ए सब्जेक्ट इज नोन एज एक्टिव और एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पैसिव। तो चलिए पहले डेफिनेशन देख लें, इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन कैसे बनता है और इसका क्या अर्थ होता है। आइए देखें यहाँ पर डेफिनेशन पीवी का। व्हेन ए पर्सन, जब कोई व्यक्ति वर्क्स काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट। आप इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे, एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट मतलब एक कर्म के रूप में, और ऑब्जेक्ट क्या है ये आपको मैंने टाइम एंड टेंस के चैप्टर में अच्छी तरह से बता चुका हूं। इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। When a person works as an object in any sentence is called passive voice, यानी जब कोई व्यक्ति, ओके, जब कोई व्यक्ति किसी भी सेंटेंस में, जब कोई व्यक्ति किसी भी सेंटेंस में एक कर्म के रूप में काम करता है उसे क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। अब यहाँ पर कर्म के रूप में क्या काम करना क्या होता है आपको इसको समझना है ताकि आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा एक्टिव वॉइस है कौन सा पैसिव वॉइस है। चलिए थोड़ा सा और देख लें। पैसिव वॉइस इज डिनोटेड एज पीवी। डिनोटेड का मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखलाना या बतलाना। जिस तरह से एबी मीन्स एक्टिव वॉइस, इन शॉर्ट पीवी
P डॉट V डॉट, P फॉर पैसिव, V फॉर वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस को ए भी और पैसिव वॉइस को पी भी कहा जा सकता है। यानी अब यहाँ के बाद हम एक्टिव पैसिव के बदले इन शॉर्ट ए भी और पी भी कह सकते हैं। ओके, अब आइए जरा इसका एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल कर रहा है द रामायण इज रेड बाई मी। आप यहाँ देखें इस रेड को, ये लिखा गया रीड, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो आपका यूज किया गया है वो V3 फॉर्म यूज किया गया। वो V3 फॉर्म कैसे लगा है इसको आपको समझाना है। नंबर 2 देखें एग्जाम्पल, चेस बाज प्लेड, यहाँ भी जो प्लेड है आपका V3 ही है, प्लेड बाई यू। और नंबर 3 देखें, इट इज बीइंग सोल्ड, यहाँ जो सोल्ड है ये भी आपका V3 है, बाई अस। इट मीन्स कि all the 3 given examples are shown in passive voice due to reason of by plus object is known as passive voice। या कह सकते हैं कि in the first question the Ramayana, in the second question chess and in the third question it, all are used as an object। ओके, तो as an object means passive voice। लेकिन यहां से आपको क्लियरली नहीं समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं कुछ नोट्स की ओर। आप यहाँ पर देखें ध्यान में कि क्या दिया गया है, नोट। इस नोट्स के माध्यम से आप चाहें तो एक्टिव पैसिव को क्लियरली समझ सकते हैं। तो अब तक जो आपको एक्टिव वॉइस पढ़ाया गया या पैसिव वॉइस पढ़ाया गया, ये अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक के अनुसार क्या डेफिनेशंस होते हैं, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारे पॉइंट को बताया गया। बट इन केस अगर किसी बच्चे को ये डेफिनेशन समझने में दिक्कत है तो मैं आपको इन शॉर्ट एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं कि कैसे किसी सेंटेंस को आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द पैसिव वॉइस। तो चलिए नोट के माध्यम से समझें कि कैसे हम शॉर्ट में आसान तरीके से, चलिए मान लिया जाए कि आप डेफिनेशन भूल गए। ओके, ऐसा हो सकता है मे भी कि आप डेफिनेशन भूल गए। तो डेफिनेशन भूल जाने की स्थिति में आपके पास एक ऑप्शन है जिसमें क्या होता है, शॉर्ट तरीका, शॉर्टकट मेथड। उस मेथड से आप चाहे तो ए भी को पी भी को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए देखें, आप यहां पर देखें क्या दिया गया आपका वॉइस। आप अपने स्क्रीन पर ध्यानपूर्वक देखें कि वॉइस को 2 अलग अलग पार्ट में बांटा जा सकता है। इट मींस कि वी कैन से दैट कि देयर आर मेनी 2 पार्ट्स ऑफ ए वॉइस। नंबर 1 देखें, एज ए सब्जेक्ट। नंबर 2 क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट। उसके नीचे देखें कि एज ए सब्जेक्ट नीचे क्या है, एक्टिव वॉइस यानी ए भी, और एज एन ऑब्जेक्ट नीचे क्या है, पी भी। बस यहीं से आप क्लियरली डिफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। यानी डिफिनेशन को रटना नहीं है आपको। मैंने बार बार बता रहा हूं मैं कि किसी भी टॉपिक्स को, चाहे बुक का हो या ग्रामर का हो, आपको रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको माइंड में कब करना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, ना कि रटना है। तो देखिए डेफिनेशन को सब आप याद कीजिए, चाहे शॉर्टकट तरीका याद कीजिए, बात एक ही है, लेकिन इन शॉर्ट आपके लिए बेहतर रहेगा। बिकॉज की एग्जाम में आपको डेफिनेशन नहीं पूछता है, वो डायरेक्टली पूछता है आपको क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए। तो क्वेश्चन आंसर तभी बन पाएगा जब आपके पास ए भी का या पी भी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, तो चलिए समझिए कि आपका यहाँ पर जो वॉइस हो गया, यहाँ देखें कि वॉइस में आपको 2 पार्ट आ गया है। यहाँ देखें आपका पहला पार्ट और ये आपका हो गया दूसरा पार्ट। यहाँ देख रहे हैं कि एज ए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में, और यहाँ देखें एज एन ऑब्जेक्ट यानी एक कर्म के रूप में। तो एज ए सब्जेक्ट इज नोन एज एक्टिव वॉइस एंड एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पैसिव वॉइस। यहाँ पर डॉट छूटा है, आप डॉट लगा लेंगे भी के बाद। दिस इज माई टाइपिंग मिस्टेक। यहाँ थोड़ा ध्यान दें कि ए भी डॉट पी भी डॉट। ओके, तो समझे फिर से, एज ए सब्जेक्ट इज नोन एज ए भी एंड एज एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पी भी। अब ये है क्या, जरा समझे क्लियरली। अब इसको समझें। अगर मान लिया जाए कि मेरा कुछ काम है, ओके, मेरा कुछ काम है, अगर मैं इस काम को खुद कर ले, जैसे समझिए कि मेरे पास एक कलम की ज़रूरत है, मुझे एक पेन लाना है मार्केट से, तो मैं बाजार गया, मैं खुद कलम खरीदा, तो अब बाजार से लौट आया। ये क्या हुआ कि मेरी कलम की ज़रूरत थी, मैंने खुद बाजार गया और खुद कलम खरीदा। ये दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज ए भी, एक्टिव वॉइस। और ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ पैसे दूं कि बाबू जाओ मेरे लिए एक पेन लेके आओ, तो आप बाजार जाओगे, पेन लाओगे, वो पेन ला के मुझे दोगे। तो यहाँ पर काम मेरा हुआ, लेकिन काम को मैंने नहीं किया, वो काम किसने किया, किसी बच्चे ने किया।
तो यही हम समझ सकते हैं कि कौन सा होता है एक्टिव, कौन सा होता है पैसिव। इट इज फाइनली समझें कि अगर किसी काम को कोई व्यक्ति अगर किसी काम को कोई व्यक्ति खुद अपने कर रहा है तो ये कहलाएगा आपको एज ए सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में, और जो अपने खुद काम करता है वो क्या कहलाता है एक्टिव वॉइस। और अगर कोई व्यक्ति अपना काम खुद मतलब स्वयं ना कर करके किसी दूसरे से करवा ले, चाहे वो कोई व्यक्ति हो किसी दूसरे से करवा ले, तो वो क्या कहलाएगा आपका पैसिव वॉइस। यही से बनता है आपका एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो आई थिंक आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि खुद काम करने वाला सब्जेक्ट और किसी दूसरे से काम करवाने वाला ऑब्जेक्ट, इट मींस कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो चलिए यहां पर देखें एग्जांपल के माध्यम से समझें। नंबर 1 देखें एग्जांपल, यह अगर है सोहन इज राइटिंग ए स्टोरी, सोहन एक किताब लिख रहा है। नीचे क्या दिया गया है, ए स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय सोहन। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट देखें कि कैसे एक्टिव में काम करता है सब्जेक्ट और कैसे पैसिव में काम करता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर सोहन को, तो अकॉर्डिंग टू टेंस एंड टाइम एंड टेंस आई टोल्ड यू दैट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 90% सेंटेंसेज इज नोन एज सब्जेक्ट। आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। जब आपका पिछला पार्ट है ए स्टोरी, ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और बात रहा राइटिंग का, तो राइटिंग फिलहाल जो दिया गया है V4 फॉर्म में, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का है। यानी ये जो सेंटेंस आपका हो गया ये किस फॉर्म में हो गया, AB फॉर्म में, मतलब एक्टिव वॉइस के फॉर्म में, ड्यू टू सोहन, बिकॉज सोहन वर्क्स इन द सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट। अब देखें कि यहाँ जो ए स्टोरी है ये है आपका पीछे दिया गया ऑब्जेक्ट, जो फिलहाल आपका आगे आ गया इसे। हालांकि ए स्टोरी आपका है ऑब्जेक्ट, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखें ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर आके बन रहा है आपका सब्जेक्ट। ओके, अब ध्यान दें यहाँ पर सोहन जो कि आपका सब्जेक्ट है, लेकिन पीछे यहाँ पर आ रहा है जो यहाँ पर किस रूप में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आपका एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ ध्यान दें कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें सोहन वर्क कर रहा है एज ए सब्जेक्ट, इट इज नोन एज एक्टिव वॉइस। जबकि दूसरे में क्या देख रहे हैं कि जो ए स्टोरी था पीछे वो आगे किस रूप में काम कर रहा है एज ए सब्जेक्ट, इट मीन्स इट इज नोन एज PV। तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है नीचे वाला सेकंड एग्जाम्पल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया PV। लेकिन अब हमें यह सीखना होता है कि कैसे सोहन को हम आगे से पीछे कर दिए और कैसे ए स्टोरी को पीछे से आगे कर दिए। तो चलिए इसकी कॉन्सेप्ट की जानकारी हम बढ़िया से हासिल करते हैं। तो अब तक का ये बताएं आपका पैसिव वॉइस और इन शॉर्ट में कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। आपको एग्जाम्पल से बताया कि खुद कलम खरीदना एक्टिव वॉइस और किसी दूसरे से खरीद के ला देना वो पैसिव वॉइस। तो अगला टॉपिक आपका बचा कि हाउ टू चेंज। चलिए फिर देख लिया आप बैक पेज को। आपको मैंने बताया आज के बैक पेज में कि आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना था पैसिव वॉइस, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। ये था आज के कंटेंट का फर्स्ट टॉपिक। अब अगला आ जाइए कि दिया गया है कि हाउ टू चेंज AB to PV। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिल थाम के बैठें, इसे गौर से समझें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें ताकि आने वाला हर क्वेश्चन आपको इजीली वे में बनाया जा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपका दिया गया है टॉपिक नंबर 2, जिसका हेडिंग है हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेक करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। According to your 12th syllabus board exam, active to passive is necessary, but sometimes the board also asks the question passive to active. Okay, but according to our competitive exam, the most important part is passive to active. So then we change active to passive, then also we can change passive to active. यानी अगर हम एक्टिव से पैसिव क्लियरली सीख लेते हैं, क्लियरली बना लेते हैं, तो पैसिव से एक्टिव भी हमें सीखना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक नंबर 2 जो आज के क्लास के अनुसार, आज के लेक्चर के अनुसार दिया गया है, टॉपिक नंबर 2 जिसका नाम क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखें, कह रहा है हाउ टू चेंज, मतलब कैसे बदलना है, कैसे परिवर्तन करना है एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ओके, तो एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज करना है, तो इसके लिए मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा और 5 स्टेप से आपका सारा जो क्वेश्चन है वो डील हो जाएगा। तो चलिए पहले जरा यहाँ पर बोर्ड का थोड़ा सा मॉडल समझ लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखें, अगर हम बात करते हैं वॉइस चैप्टर का,
तो वॉइस चैप्टर में क्वेश्चन दो अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। आपका जो 50% क्वेश्चन है वो होता है टेंस का, और 50% जो क्वेश्चन होता है वो होता है आउट ऑफ टेंस का। तो आपको जो स्टार्टिंग में आज मैं बताने जा रहा हूं कि हाउ टू चेंज एबी टू पीबी, इससे आपका क्या होगा कि 50% जो क्वेश्चन है वो डील होगा किससे, टेंस से। और टेंस के सारे क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूं 1 to 5, वो पांचों स्टेप को क्लियरली याद करना होगा, समझना होगा। याद करने से बेहतर है कि आप उसको समझें। तरीका क्या समझाने का, क्या बनाने का, वो मैं आगे समझाता हूं। और बाकी जो बच जाएगा आपका क्वेश्चन जो आउट ऑफ टेंस का है वो भी रहेगा आपका 50%, लेकिन उससे टेंस से कोई खास मतलब नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कि आउट ऑफ टेंस का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें ये दिए गए जो 5 स्टेप्स है उसको फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम मॉडल क्वेश्चन यू हैव टू गिव इन 50% क्वेश्चन ऑफ टेंस, सो you will learn it carefully of total 5 steps। तो चलिए यहां पर ध्यान दें कि 5 स्टेप क्या क्या है और उसे कैसे समझा जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है बच्चों यहाँ पर कि वैसे स्टूडेंट्स जो इन फ्यूचर इंटर के बाद जनरल कंपटीशन में स्पेशली फॉर स्टोनो के लिए प्रिपेयर करते हैं। स्टोनो इट मीन्स की शॉर्ट हैंडर, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो इंग्लिश हिंदी का स्टूडेंट हो। तो शॉर्ट हैंड के जो पीटी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो या एसएससी का हो या किसी और डिपार्टमेंट का हो, उस सारे डिपार्टमेंट में आपने गौर किया होगा या फिर क्वेश्चन देखा होगा कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कि शॉर्ट हैंडर के लिए इंग्लिश मस्ट है। अब वो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखे या इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे, उसे पीटी एग्जाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट हैंडर एग्जाम के लिए पीटी में तो नरेशन और वॉइस। तो नरेशन तो ही पढ़ाना बाकी है, उसके भी मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, क्लियरली बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप बात करें वॉइस की ओर, तो वॉइस को अभी आप यहाँ पर इतना समझ लें, इतना क्लियरली कॉन्सेप्ट कर लें कि आपको 12th के साथ साथ अभी से ही आपका कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन भी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि आप 12th के साथ साथ कंपटीशन का भी कुछ ट्रिक्स, कुछ मेथड्स आप यहाँ से हासिल कर लें ताकि आपको इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई खास परेशानी ना हो। तो आई होप दैट आप मेरी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इस पर कॉन्सेप्ट करने की गौर है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। यहाँ देखिए ध्यान से, पहले मैं आपको क्लियरली लॉन्ग मेथड, 5 स्टेप्स को लॉन्ग मेथड समझा देता हूँ, उसके बाद 5 स्टेप्स को इन शॉर्ट भी समझाऊंगा ताकि आप बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। यहां देखिए आपका स्टेप 1 आ जाइए। स्टेप 1 मतलब पहला स्टेप को क्या करना है, ध्यान दें, पढ़े यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब होता है सर्वप्रथम, जो कि एक फ्रेज के रूप में यूज किया गया है। बी चेंज द ऑब्जेक्ट, यहां ध्यान दें, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बस आप उसी पर गौर करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी, इट इज द फर्स्ट पार्ट, इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पी बी। बस आप यही 2 पॉइंट पर ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पी भी, और फिर लास्ट में क्या दिया गया, इनटू अनदर प्लेस। यानी इसका मतलब हो गया कि पहला स्टेप में आपको करना क्या है कि जितना भी दिया गया एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, तो ऐसे भी समझ लीजिए कि 90% केसेस में ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रहता है और सब्जेक्ट हमेशा आगे रहता है। लेकिन इस थीम पर आपको कुछ समय तक काम करना है। आपका जब क्वेश्चन खड़ा किया जाएगा, क्वेश्चन लंबा किया जाएगा, तो थीम्स आपका यही रहेगा। बट ध्यान आपको यह देना है कि जो मेन काम करता है दैट इज नोन सब्जेक्ट, और जिसके लिए काम किया जाता है वो नोन इज ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, आपको मेन 2 पॉइंट पर ध्यान देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट पे और दूसरा ऑब्जेक्ट पे। बाकी वर्ब कौन सा रूप में दिया गया है वो अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि जैसा टेंस रहेगा वैसा आगे नियम को फॉलो करना होगा। लेकिन आप इस चैप्टर को समझने के लिए, क्वेश्चन को डील करने के लिए 2 पॉइंट, मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2 पॉइंट आपका, एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है। जब पिछला पार्ट उठा के हम आगे करते हैं, इट मीन्स कि ए भी का जो ऑब्जेक्ट है उसे पी भी का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मेन ध्यान देने की बात ये होती है कि आपका पिछला पार्ट का ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है। ओके, तो यहां समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी इनटू द सब्जेक्ट ऑफ पी भी।
यानी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। ये आपका हुआ पहला स्टेप। आप देख रहे हैं क्या लिखा ब्रैकेट में, इनटू अनदर प्लेस, यानी एक दूसरे का स्थान पर चेंज कर देंगे। जैसे मान लिया जाए कि 2 सीट मेरे पास है, एक पे मैं बैठा हूँ, एक पर आप बैठे हुए हो। हम बोले कि भाई आपस में सीट चेंज कर ले, तो क्या करना होगा कि आप मेरे जगह पर जाओगे और मैं आपके स्थान पे आऊँगा। सेम मैटर, दैट इज द सेम मैटर फॉर ए भी और पी भी। यहाँ पर समझ लें कि कैसे करना होता है। जैसे आप देखें, आपका ये जो क्वेश्चन है किसका दिया गया है, ए भी का। तो ए भी में यहाँ पर डॉट 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 दर्शाया गया है, क्वेश्चन है, और पीछे क्या दिया गया आपका ऑब्जेक्ट। जब चेंज करना है किस में, पी भी में, तो पी भी में चेंज करेंगे तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर जो दिया गया ऑब्जेक्ट है पीछे, वो कहाँ चलाएगा, आगे। किस रूप में, सब्जेक्ट रूप में। यही काम आपको सबसे पहला स्टेप में करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में ही हो, लास्ट से कुछ पहले भी हो सकता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे समझिए यहाँ पर, यह मान लिया आपका क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में सबसे लास्ट का पार्ट क्या है, मी क्या है जी आपका ऑब्जेक्ट। तो आंसर जब इसका बनाएंगे तो जो मी है वो पीछे से उठ के कहाँ चला जाएगा, आगे। किस रूप में, आई के रूप में। अब मिलाएं इसको नियम को कि मैंने क्या होता है कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, ये क्वेश्चन आपका हुआ एक्टिव, ऑब्जेक्ट क्या हुआ मी, चेंज किसमें करते हैं तो पैसिव के सब्जेक्ट में। तो मी क्या चेंज पलट गया जी आपका आई में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर चैप्टर। अब आइए स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या कहता है कि एंड देन, और तब, बी यूज ए सुटेबल, यहां पर ध्यान दें, जिसको मैं कर रहा हूं अंडरलाइन, ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू, अब यहां देखें, एक टेंस और दूसरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल बोथ। स्टेप नंबर 2 समझे कि इसके बाद क्या करना है हमें कि अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हमें एक सही सुटेबल सहायक क्रिया का प्रयोग करना होता है। अब वो सहायक क्रिया आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, शैल, विल, डू, डिड, एवरीथिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू टेंस। लेकिन यहाँ पर बात हम करते हैं एक सब्जेक्ट का। तो चलिए समझ लीजिए पहले इसको कि इसमें करना क्या होता है। तो करना ये होता है कि आपका जो टेंस है, मैं पढ़ा चुका हूँ कि टेंस आपका होगा कितना, 3 तरह का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आपको ये 3 पॉइंट ध्यान देना है जी। उसके बाद आपको देखना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में 2 पार्ट आपका है, पहला पार्ट सिंगुलर और प्लूरल, यानी सिंगुलर प्लूरल के बोथ आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कहने का मतलब आपको टेंस और सब्जेक्ट ये 2 पॉइंट पर ध्यान रख करके सहायक क्रिया को अप्लाई करना होता है। वो कैसे, जरा समझें आगे। यहां देखें, जैसे मान लिया जाए, एग्जाम्पल समझे आप कि क्वेश्चन आपका दिया गया ए भी में। इन केस अगर आपका ए भी में V1 रहे, मतलब किस रूप में, हेल्प रहे, या V5 रहे, हेल्प्स रहे, आपका जब भी पलटता है तो किस में, इज, एम, आर में। यानी कहने का मतलब आप इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन V1 है या V5 है, तो जब भी ये चेंज होता है तो या तो इज में, या एम में, या आर में। तो यहां से क्या सीखे हम लोग, यहां से हमें ये चला पता, पहले टेंस देखें तो V1 और V5 किस टेंस का है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। एक पार्ट मेरा क्लियर। तो एक पार्ट जो जो V1 V5 है उसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, एज, एन, ऑक्सिलरी वर्ब, नंबर ए इज, नंबर बी एम, और नंबर 3 आर। तो एक क्वेश्चन में तीनों अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट। जो पिछला पार्ट आपका ऑब्जेक्ट था अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप, उससे आगे करते हैं तो क्या बनता है, सब्जेक्ट। अब उसी नए सब्जेक्ट के अनुसार आपको इज, एम, आर में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। कब, जब क्वेश्चन V1 या V5 होगा तब। उसी तरह से आप यहां समझें, अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है V2, सपोज दैट अगर V2 रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको जो पैसिव में चेंज करना है सहायक क्रिया, वो 2 हो सकता है, या तो बाज या बेयर। अब जहां जहां सिंगुलर रहेगा तो बाज लगाएंगे, जहां प्लूरल रहेगा तो बेयर लगाएंगे। यानी इस तरह से आपको पूरे टेंस और पूरे सब्जेक्ट पर ध्यान देना पड़ता है। बाकी इसके लिए आगे मैं क्लियरली समझाऊंगा, फिलहाल इतना समझें। अब आए आप स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 ये कह रहा है एंड देन, और तब, बी यूज, यहां देखें ऑलवेज V3 फॉर्म, आप इसको देखें V3 फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन ए भी। यानी तीसरा स्टेप कहता है क्या कि आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया वर्ब का फॉर्म कुछ भी हो,
उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पैसिव में चेंज करते हैं तो एनी हाउ एनी कंडीशन आपको V3 ही होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके एक्टिव में V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है, तो हर हाल में पैसिव में V3 ही होगा। अगर पहले से एक्टिव V1 है तो भी आपका पैसिव V3 होगा, अगर पहले से आपका एक्टिव V3 है तो पैसिव भी V3 होगा। जैसे आप समझे एग्जाम्पल के माध्यम से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव में दिया गया है तो एक्टिव में आपके पास V1, V2, V3, V4, V5 में से एक ऑप्शन रह सकते हैं। हमको जब आंसर चेंज करना है किस रूप में, PV में, तो क्या लिखना है आपको, ओनली V3, आपको केवल और केवल V3 ही लिखना है। जैसे एग्जाम्पल समझे यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए इन केस आपके क्वेश्चन में प्ले हो या प्लेज भी हो सकता है या प्लेइंग हो सकता है, या हो सकता है कि पहले से यहाँ पर क्या रहे, आपको प्लेड रहे, तो देखिए तो प्लेड आपका V2 भी होता है और V3 भी होता है। तो आपको कोई भी केस हो, आप जब भी लिखेंगे पैसिव में तो केवल प्लेड ही लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आपका 3 स्टेप जो है वो क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। हालांकि कुछ बच्चों को अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई कौन सा स्टेप कहाँ करना है, कैसे करना है, तो भाई मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, बस 5 स्टेप खत्म होने दें और इस वीडियो को देखें कि कैसे किसी 5 स्टेप के माध्यम से हम टेंस के सारे एक्टिव को पैसिव में चेंज कर लेते हैं, इजीली तरीके से चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। स्टेप 4 बिल्कुल आसान है, इसे याद करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ना समझने में होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देखें ध्यान से, स्टेप 4 में कह रहा है कि आफ्टर V3 फॉर्म के बाद बी यूज बाई। अब इस पर गौर करें, बाई क्या है जी, आपका प्रीपोजिशन है। तो बाई का मतलब होता है के द्वारा। आप ध्यान दें, बाई का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, के द्वारा, या फिर इसका दूसरा हिंदी अर्थ होता है से। तो स्टेप 4 क्या कहता है, देखिए यहाँ क्या है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ऐसा नहीं कि दूसरा स्टेप पहले कर दे, 5वां बाद में कर दे, चौथा पहले कर दे, ऐसा नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप कर रहा है। जैसे आप समझे कि जब आप चढ़ते हैं सीढ़ी पे, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो आपको फर्स्ट सीढ़ी, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, मतलब स्टेप बाय स्टेप चढ़ना आसान लगता है। आप चढ़ने का एक के बाद तीसरा भी चढ़ सकते हैं, लेकिन वो आपको डिफिकल्ट महसूस होगा। तो आसान करने के लिए क्या करते हैं कि पहला सीढ़ी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, सेम टू सेम, दैट इज द सेम मैटर हेयर, कि सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट फॉलो करना होगा। इट मीन्स कि यू कैन अप्लाई द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड द थर्ड स्टेप कंसिस्टेंटली नेक्स्ट टू 5। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं नंबर 4। स्टेप 4 क्या कहता है कि V3 के बाद आपको एज ए प्रीपोजिशन के रूप में एक मीनिंग बी वाई का प्रयोग करना होता है। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर समझ लें जो आपको हमेशा काम देगा कॉमन ईरर में। कॉमन ईरर क्या होता है ये आप समझेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि कॉमन ईरर क्या है, एक कंपटीशन का पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को याद रख लें, जिसको मैं भी अंडरलाइन कर रहा हूँ कि V3 प्लस बाई, ये जब भी लगता है तो आपको किस फॉर्म में लगता है, PV में, मतलब पैसिव वॉइस में। वही चीज मैंने लिखा है स्टेप 4 में कि V3 के हर हाल बाद आपको बाई का प्रयोग करना होता है। हाँ, इन केस अगर कोई अदर बढ़ा गया, कोई एक्स्ट्रा बढ़ा गया, तो वो बाई जो है वो थोड़ा पीछे चला जाता है, लेकिन V3 अपने स्थान पे फिक्स रहता है। जैसे समझें, आपका दिया गया प्लेड बाई, रिटन बाई, तो यहाँ देखें प्लेड जो किस रूप में यूज किया गया आपको, V3 में। रिटन तो आप जान रहे हैं पहले से क्या है, V3 है, तो क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो गया, V3 प्लस बाई। ये था आपका स्टेप नंबर 4। अब आइए स्टेप नंबर 5 की ओर, जो कि इसका लास्ट स्टेप है। इसे आप समझ लेंगे कि कैसे हम किसी एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टेप 1 समझ लिए हैं तो स्टेप 5 में आई थिंक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, बिकॉज कि स्टेप 1 इज द जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेप 5, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि द स्टेप 5 इज जस्ट अपोजिट टू स्टेप 1, यानी स्टेप 1 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, चला देखें। यहां करा है एट लास्ट, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ध्यान दे। एट लास्ट इट इज ए फ्रेज, इट मीन्स कि सबसे अंत में और अंतिम में एक फ्रेज है। एट लास्ट वी चेंज, जिसके जो मैं अंडरलाइन करूंगा उस पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट ऑफ ए भी
ओके, सब्जेक्ट ऑफ ए भी इनटू द, फिर देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ पी भी, बस इसी पॉइंट पर गौर करना है, सब्जेक्ट ऑफ ए भी इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ पी भी। लास्ट में क्या लिखा गया, इनटू अनदर प्लेस, मतलब एक दूसरे के स्थान पे। यानी लास्ट स्टेप में आपको यह करना है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा, ओके, एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहेगा उसे पैसिव के ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा। जबकि आपको पहला क्या लिखा गया था स्टेप फर्स्ट में कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट, और अब क्या है स्टेप 5 में कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट, यानी अल्टरनेट वो एक दूसरे का स्थान चेंज कर सकता है, और यही रूल फॉलो करना है। अभी मैंने क्या समझाया कि मान लिया जाए कि बस 2 सीट है और 2 सीट पर 2 बैठे हैं, एक मैं बैठा हूँ एक आप बैठे हो। अगर मैं जाऊँगा आपके स्थान पे तो सर्टेनली क्या है कि आप आएंगे मेरे स्थान पे, इट मीन्स कि मेरा आपके स्थान पर जाना वो क्या हुआ, वो आपका हो गया कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनना, और आप मेरे स्थान पर चला है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनना। बस इसी बात को समझना है यहाँ पर। जैसे समझे यहाँ पर, अब ध्यान दें कि यहाँ क्या लिखा गया है, एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है एक्टिव का। अब यहाँ देखिए एक्टिव का सब्जेक्ट, ओके, क्या बनाना है, पैसिव का ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रहता है और सब्जेक्ट हमेशा आगे रहता है, तो मेनली आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा। हालांकि सेंटेंस का पैटर्न चेंज भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट हो, और हो तो बीच में ही, हो तो शुरू में ही हो, या अगर ऑब्जेक्ट है तो वो पीछे ही हो, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आपको मेन ये ध्यान देना है कि सब्जेक्ट कहाँ पर छिपा हुआ है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर छिपा हुआ है। लेकिन आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका 90% क्वेश्चन में अगला पार्ट सब्जेक्ट होगा और पिछला पार्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, देखिए कहाँ जा रहा है, आपका पीछे जा रहा है, किस रूप में, ऑब्जेक्ट। यानी ए भी का सब्जेक्ट क्या बदल गया जी, पी भी का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख ले कि क्वेश्चन में था ही, पीछे चला गया, किस में पलटा, हिम में। आप फिर से ध्यान दें, स्टेप 1 एक बार फिर से समझ लें। यहाँ देखिए आप स्टेप नंबर 1 को, यहाँ देखिए फिर से आप कि जो पिछला पार्ट था ऑब्जेक्ट, उसे कहाँ लिया गया, आगे, किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो जाहिर सी बात है कि यह स्थान खाली होगा तो अगला पार्ट पीछे चला आएगा। वही पार्ट मैं अब यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको स्टेप 5 में कि अगला पार्ट जो है आपका कहाँ गया, पीछे। बस इसी पॉइंट को रखना है। ये था आपका 5 स्टेप। अब समझ लें इसको क्लियरली इन शॉर्ट। पहला पार्ट क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में कि ऑब्जेक्ट को ले आना है सब्जेक्ट पे। दूसरा में क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट बी कैन अप्लाई ए सुटेबल ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट विद देयर नंबर सिंगुलर और प्लूरल बोथ। स्टेप 3 ऑलवेज V3 फॉर्म जस्ट लाइक ईट का ईटन, प्ले का प्लेड, वर्क का वर्कड। या पहले से मान ले रहा क्वेश्चन में रिटन, तो रिटन का रिटन ही रह जाएगा। ओके, स्टेप 4 में आए कि V3 के बाद हमेशा बाई लगाना है, आपको बाई लगा देंगे। और एक लास्ट स्टेप जो कि पहला का अपोजिट होता है। तो ये था आपका हाउ टू चेंज का स्टेप 1 to 5। तो आई थिंक बच्चों कि आप लोग इसे क्लियरली समझ लिए होंगे। चलिए मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सबको फॉलो किया। तो चलिए आगे बढ़े। यहाँ देखें ध्यान से, आप पहला एग्जाम्पल देखें। ये जो पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है, यह है आपका क्वेश्चन का एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन आपका है किस फॉर्म में है, ए भी फॉर्म में। नंबर 1, ही राइट्स दिस स्टोरी। जैसे मैंने बोला होगा ही राइट्स दिस स्टोरी, आपके माइंड में ये बात चला गया होगा कि दिस इज नोन एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो टेंस क्या है, फायदा क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। जब मैंने टेंस शुरू किया था, टाइम एंड टेंस पढ़ाया, तो मैंने पहले बता दिया कि ग्रामर में बिना टेंस और टाइम एंड टेंस के आगे कुछ होने वाला नहीं है। मेनली टेंस, टाइम कुछ समय के लिए नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन टेंस आपको हमेशा ग्रिप रखना है, उसे पकड़ के रखना है, बिकॉज की टेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके पास टेंस का नॉलेज भी भूल गए हो तो एक बार आप घर पे रिवीजन कर लें, पुराने वीडियो को फिर से देखें, ताकि आपका जो बैकअप है टाइम एंड टेंस का वो फिर से रिकवर हो जाए, ताकि आपको नरेशन में और आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर है, स्पेशली फॉर वॉइस और नरेशन, ये 2 चैप्टर में आपको कहीं पर परेशानी ना हो। तो चलिए यह समझें कि यहाँ कह रहा है ही, ये आपका क्या आ गया जी, सब्जेक्ट। राइट्स, ये आपका हो गया V5, और दिस स्टोरी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
हालांकि हम चाहें तो इस पैटर्न में यहाँ पर और भी कुछ लिख सकते हैं, वो कहलाएगा अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट। तो चलो फिलहाल आप शॉर्ट समझें, छोटा क्वेश्चन समझें, छोटा सा समझ में आसानी होगा। आसान क्वेश्चन बन जाएगा तो आप कड़ा क्वेश्चन भी बना लोगे। अब यहाँ पर आपका जो दिया गया है ये आपका किसका हो गया पैटर्न, पीवी का। मैंने क्या बताया कि कैसे चेंज करना है एबी से पीवी। तो इस एग्जाम्पल को कंसंट्रेट होकर समझें कि कैसे मैंने 5 स्टेप को इस क्वेश्चन पे अप्लाई किया। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले कि आपको एक्टिव में दिए गए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आपको चुन लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ कर लिया कि पहला क्वेश्चन में ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया, V5 और दिस स्टोरी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब अप्लाई करें आप स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट कहता है कि आपका जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, मतलब दिस स्टोरी है, उसे क्या बनाना है, पैसिव का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ होता है बच्चों, सबसे आगे। यानी ये जब पैसिव है तो करना क्या है कि दिस स्टोरी जो पीछे था वो चला गया आगे। तो पीछे किस रूप में था, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ किस रूप में आ गया, ये सब्जेक्ट। हालांकि ध्यान दें है ये ऑब्जेक्ट ही, सिर्फ काम किस रूप में कर रहा है, एक सब्जेक्ट के रूप में। दिस इज नोन एज स्टेप फर्स्ट। ओके, अब स्टेप 2 आइए। स्टेप 2 में बताया गया कि अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट बी यूज ए परफेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखें तो आपका यहाँ पर दिया गया है V5, मैंने बताया, आप यहाँ पर साइड में नोट कर सकते हैं कि V5 रहेगा तो आपके उसके लिए इज या एम या आर में से एक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए V5 के लिए आपके पास 3 ऑप्शन, इज एम आर, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। ओके, न्यू सब्जेक्ट, आपका न्यू सब्जेक्ट क्या है, दिस स्टोरी। दिस स्टोरी इज अ सिमिलर सब्जेक्ट, देन वी ऑलवेज यूज इज, नॉट एम एंड नॉट आर। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2 मैंने यहाँ क्या यूज कर दिया, इज। अब आइए स्टेप नंबर यहाँ पर 3। स्टेप 3 क्या है जी आपका, मैंने क्या बताया कि ऑलवेज V3 रखना है। आपका एक्टिव किस फॉर्म में दिया गया उससे कोई मतलब नहीं है, पैसिव एनी हाउ और एनी टाइम आपको V3 फॉलो करना होता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आपका राइट्स है V5 जो किस रूप में आ गया, ये आपका आ गया रिटर्न के रूप में, यानी V3 के रूप में, जो स्टेप नंबर 3 था। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। यहाँ लिखाया था मैंने स्ट्रक्चर में कि V3 के ठीक बाद बाई लगाना है। आपका यहाँ बाई लगा हुआ है जी, किस रूप में, स्टेप नंबर 4। अब एक बच गया लास्ट 5। तो ध्यान दें आपका दिस स्टोरी पीछे था, आगे चला गया। V5 के अनुसार इज आ गया। यहाँ देखें ये जो V5 है इसके अनुसार क्या आ गया, इज। तो जो बचा राइट किस रूप में आ गया, V3, रिटर्न, प्रीपोजिशन बाई। अब बचा 5वां स्टेप। 5वां स्टेप मैंने क्या लिखाया कि ए भी का सब्जेक्ट जो बदलता है पीवी के ऑब्जेक्ट में, यानी अगला जो पार्ट है आपको क्या करना है, कर देना है पीछे, किस रूप में, हिम के रूप में। तो ये जो आपका आ गया स्टेप नंबर 5। तो यहाँ ध्यान दें, आप क्लियरली देख रहे होंगे कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप हर रूल्स को फॉलो किया और मेरा एक्टिव से पैसिव बन गया। तो है ना बच्चों आसान, आप इसे ही प्रैक्टिस करें, घर पे से देखें कि मैंने कैसे किसी क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। तो एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए आपको ये 5 स्टेप बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल सटीक है। बस आप कंसंट्रेट करें सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर आप 2 समझें। यहाँ पर जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा फिर से देख लें। ये क्वेश्चन दिया गया आपका एवी फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। तो मैंने क्या बताया कि पहले 3 चीज़ चुनना है। समझे फिर से बारीकी से कि सबसे पहले दिया गया यू, तो यू का किस रूप में है जी, सब्जेक्ट के रूप में। फिर दिया गया है सोल्व्ड, मैंने बताया था टेंस में कि सोल्व्ड आपका V2 भी होता है और V3 भी होता है, बट अगर सोल्व्ड यूज किया गया है किसी सहायक क्रिया के साथ तो आपका हमेशा क्या होता है, V3। इट मीन्स कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सोल्व्ड मेरा पहले से V3 फॉर्म है। और बचा इट, ये आपका क्या है जी, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, वर्ब किस फॉर्म में है उसे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ टेंस को शो करता है, लेकिन मेरा मकसद होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चूज करना। तो चलिए यहाँ पर भी वही 5 स्टेप बारी बारी अप्लाई कर दें। पहला क्या कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, तो देखें एक्टिव का आपका ऑब्जेक्ट क्या है जी, इट है। ये क्या बनेगा, पैसिव का सब्जेक्ट। तो चलिए इसे आगे ले जाए, यानी पिछला पार्ट कहाँ चला आया, सबसे आगे। इट का इट ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ये आपका जो हो गया किसको फॉलो कर दिया, स्टेप 1 को। समझे ध्यान से बारीकी से। अब स्टेप 2 कहता है अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट सहायक क्रिया यूज करना है।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं क्या प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो अगर एक्टिव प्रेजेंट का परफेक्ट में है तो पैसिव भी प्रेजेंट का परफेक्ट में होगा, बट सहायक क्रिया अपने साथ कुछ चेंज करके लाता है। तो इन शॉर्ट ये समझ लें, आगे मैं समझाऊंगा फिर कि अगर क्वेश्चन में हैज हो तो हमेशा पलटता है हैज बीन में, अगर क्वेश्चन में हैव हो तो हमेशा पलटता है हैव बीन में। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, मैं हमेशा बोल रहा हूँ न्यू सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको काम करना होता है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन में था आपका यू और लगाया हुआ क्या है हैव, तो आपका हैव पलट जाइए हैव बीन में, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर इट जो है सिंगुलर है, इसलिए क्या अप्लाई कर दिए हैज बीन। तो यहाँ पर जो आपका हैज बीन लगा है अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 2। आगे आइए स्टेप नंबर 3 में। स्टेप 3 में हर हाल में आपको V3 यूज करना है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, मेरा V3 पहले से था, यह सोल्ड पहले से क्या बना हुआ है जी V3, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 के बाद है स्टेप 4 जिसमें अप्लाई करना है बाई, प्रीपोजिशन ग्रुप में बाई लगा दिए। एक लास्ट बच गया आपका 5वां स्टेप कि अगला पार्ट का जो सब्जेक्ट था वो पिछला पार्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर आपका क्या था जी यू, और आप पहले पढ़ चुके हैं कि यू का सब्जेक्ट भी यू और यू का ऑब्जेक्ट भी यू। तो यहाँ पर जो यू आया वो किस रूप में आया, 5वां स्टेप के रूप में, जो कि काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि कैसे किसी क्वेश्चन को आराम से बनाया जाता है। तो आपने क्या सीखा, यहाँ सीखे कि जो आपका पिछला पार्ट है ईट वो आगे आ गया सब्जेक्ट के रूप में, जो बीच में था सोल्ड वो बीच में ही रह गया, और जो अगला पार्ट था वो कहाँ चला गया पीछे। यानी आपका अगला पार्ट पीछे, पिछला पार्ट आगे, अब पिछला पार्ट बीच में। मेन आपका यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्वेश्चन में अगर अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट रहे तो क्वेश्चन कुछ लंबा होगा, लेकिन मेन जो फॉर्मेट है आपका, मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही फॉलो करना होगा। तो आई होप बच्चों कि आप ये जो दूसरा टॉपिक था कौन सा कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, इसे आप क्लियरली सीख चुके। चलिए मैं ले जाता हूं आपको बैक पेज की ओर। यहाँ देखें आपका बैक पेज में स्टार्टिंग में जो आपका दिया कंटेंट क्या पढ़ना है, तो यहाँ देखें आपका कंटेंट में क्या लिखा हुआ है कि 3 पार्ट का पढ़ाना है। तो पहला पार्ट आपका था पैसिव वॉइस, मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा क्या आपका है कि हाउ टू चेंज एबी टू पीवी। अब बचा एक तीसरा पार्ट यहाँ पर नंबर 3 कि एबी का सब्जेक्ट कैसे कैसे पीवी के ऑब्जेक्ट में पढ़ता है। इट मीन्स कि कौन सा सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो चलिए आज का ये लास्ट टॉपिक है, इसमें मैं चर्चा कर लूँ। ध्यान दें कि कैसे किसी सब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना होता है, तो वो किस रूप में आता है। यहाँ देखें एक लास्ट नोट, ठीक है। तो ये है आपका आज के टॉपिक का 3rd टॉपिक कि अगर एक्टिव जो आपको यहाँ शो किया गया है बाएं साइड के कॉलम में और पी भी मतलब पैसिव है दाएं साइड के कॉलम में, तो ये दोनों अल्टरनेट चेंज होते हैं। अगर ए भी से चेंज करना है पी भी में तो आपको ये अप्लाई होंगे, और पी भी से चेंज करना है ए भी में तो भी आपको यही अप्लाई होंगे। हाँ, एक्सेप्ट दिस मीनिंग, इन सारे मीनिंग से छोड़ गए कुछ और मीनिंग अगर आते हैं तो वो सेम टू सेम रहेंगे, आपको वो चेंज नहीं होंगे। ओके, फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पे जितना भी मीनिंग एक्टिव का दिया गया सब्जेक्ट और पैसिव का ऑब्जेक्ट, वो सारा मीनिंग अल्टरनेट चेंज होगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरा मीनिंग है, कोई 3rd मीनिंग है, तो वो सेम टू सेम वैसे ही होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना स्थान यानी अपना प्लेस को चेंज करेगा, अपने फॉर्म यानी रूप को नहीं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है जो आपका जो एक्टिव है ये किस रूप में रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ जो आपका पैसिव है वो किस रूप में आ जाएगा जी, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अगर आई है वो पलटेगा मी में, तो अल्टरनेट मी कैसे पलट जाएगा, आई में। बी एस के रूप में, यू का सिंगुलर भी यू का एक्टिव भी यू फॉर्म और पैसिव भी यू फॉर्म, मतलब यू का सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी यू। ही का हिम, सी का हर, देखिए इट को इट भी सेम चलता है जी, इट का इट, दे का देम, और अगर कोई नाम रहा चाहे वो बोथ गर्ल्स और बॉयज वो सेम चलेगा। इट मीन्स कि आपका यहाँ पर देखिए मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, आपका एक हो गया यू, दूसरा हो गया इट और तीसरा हो गया नेम। इसलिए चेंज नहीं होता है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम चलता है। अब सवाल रहा आई का, वी का, ही का, सी का और दे का। तो आई का मी तो कब एक्टिव से पैसिव में जाएगा तब, और अगर पैसिव से एक्टिव में आना है तो पहले क्या दिया जाएगा मी, तो पलट जाएगा आई में। यानी इन बोथ कंडीशंस एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव वी कैन चेंज आई इंटू मी, मी इंटू आई। तो इसको क्या करेंगे आप क्लियरली याद कर लेंगे। हालांकि ये सिंपल टॉपिक है, आप पहले से याद कर चुके हैं। तो इस तरह से क्या करना है, आपको इस पार्ट्स को याद कर लेना है।
तो आज के टॉपिक्स में, आज के लेक्चर में आपको 3 चीज बताया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहा नंबर 2। तो आई होप दैट इसे आज घर पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके आप कंफर्म कर लें कि 5 स्टेप आपसे घर पे क्लियर होता है या नहीं होता है। क्योंकि कल के क्लास में ये बताना है कि कैसे किसी क्वेश्चन को, कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है, तो कैसे प्रेजेंट के सारे क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। तो चलिए बच्चों, आज का स्टेप आपका यहाँ पर क्लियर हो गया कि हाउ टू चेंज एवी टू पीवी। कल का क्लास में क्या होने वाला है ये मैं कंटेंट बता दूं कि कल के जो वॉइस का चैप्टर है, वॉइस के पार्ट में आपको सारे पैटर्न्स का, एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल्स आपको समझाया जाएगा कि कैसे प्रेजेंट टेंस के सारे क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होता है। तो कल एक काम आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो बैकअप आपका है टाइम एंड टेंस का, तो टेंस का जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 टॉपिक आप कल थोड़ा पढ़ लेंगे, ताकि जो मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए तो वहां पर आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक्स कि कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। तो चलिए आज का टॉपिक्स बस इतना ही। आई थिंक आज आप काफी एंजॉय किए होंगे, क्योंकि आपको नया चीज सीखने को मिला, हाउ टू चेंज एवी टू पीवी। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, नए वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैसे आपके फ्रेंड्स जो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, उन्हें सब्सक्राइब करवा दें, ताकि मेरा पढ़ाई का जो प्रत्येक लेक्चर है, जो प्रत्येक क्लास है, प्रत्येक वीडियो है, उनको रूबरू हो जाए और उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बच्चों, आज तक का क्लास बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दैट्स ऑल एंड थैंक यू, गुड बाय।